जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर की पोजीशन देखी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन थी फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन में। इंडिया बहुत एंशियंट टाइम से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा था। इंडियन गुड्स पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतने डेवलप्ड भी नहीं थे, तब भी इंडियन स्पाइसेस और इंडियन मर्चेंडाइज शिप रूट्स और लॉन्ग लैंड रूट्स के थ्रू दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते थे। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कैसी सिचुएशन थी। इसे हम थ्री प्राइमरी हेड्स में समझेंगे। फर्स्ट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब तक हमने देख ही लिया है कि इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल्स जैसे सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर और इंडिगो का एक्सपोर्टर बन गया था। वहीं दूसरी ओर फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता था यानी इंपोर्ट करता था, जैसे वुलन क्लॉथ, कैपिटल गुड्स और मशीनरी। ये सभी चीज़ें ब्रिटेन में बनाई जाती थी और इनके इंपोर्ट से फ़ायदा भी ब्रिटेन को ही होता था। नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज लागू की थी जिनका फायदा ब्रिटेन को होता था, न कि इंडियंस को। इसके अलावा इंडिया को केवल कुछ ही कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ ट्रेड करने की परमिशन थी। जब स्विस कैनाल 1869 में ओपन हुआ तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच शिप्स के थ्रू ट्रेड करना काफ़ी आसान हो गया। स्विस कैनाल 1869 में ओपन हुआ था। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे सिस्टम है और इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो भी कम हो गया था और टाइम की भी बचत होती थी। और इसकी वजह से ब्रिटेन और इंडिया के बीच का जो ट्रेड रूट था वो आसान हो गया था। ऑल अराउंड अफ्रीका को सेल करके नहीं जाना पड़ता था। थर्ड, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन गया था। इसकी वजह से हैवी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था। इसका मतलब होता है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस। लेकिन ये एक्सपोर्ट सरप्लस ब्रिटिशर्स को मिलता था। अब इसे भी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट, इस एक्सपोर्ट सरप्लस का इस्तेमाल कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और ब्रिटिश ऑफिसर्स पर होने वाले खर्चों का पूरा करने के लिए किया जाता था। सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो वॉर लड़ती थी उनके फंड को मीट करने के लिए भी इसी एक्सपोर्ट सरप्लस का इस्तेमाल किया जाता था। थर्ड, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी इसी एक्सपोर्ट सरप्लस से पूरे किए जाते थे जिनका इंडियंस को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था, जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स की पेंशन, उनके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब आगे हम देख लेते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी ब्रिटिश रूल के टाइम। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी या आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे तो ब्रिटिश रूल के टाइम डेमोग्राफिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, ये आप जानते होंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है ओवरऑल पॉपुलेशन की सिचुएशन, यानी बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज़, इकोनॉमी के बेसिस पर पॉपुलेशन कैसी थी। इसे भी हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। Birth rate refers to the number of children born per thousand persons in a year, and death rate refers to the number of people dying per thousand persons in a year. उस टाइम पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई थी। आपने भी सुना होगा कि पहले के टाइम में लोगों के बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि बहुत सारे इन्फेंट्स या फिर 2, 3 या 4 साल के बच्चे किसी बीमारी या किसी अनजानी सर्कमस्टेंसेस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते थे। इसी रीज़न से लोगों के मन में फ़ियर ऑफ डेथ रहता था कि उनके बच्चे सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं। इसलिए पहले के टाइम में ज़्यादा बच्चे होना एक आम बात थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि कुछ बच्चे सर्वाइव करेंगे और कुछ नहीं। सेकंड, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट refers to the total number of literate persons expressed as a percentage of total population. ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी। अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल थी। लिटरेसी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी लैंग्वेज में रीड ऑन राइट कर सके, तभी उसे लिटरेट कहा जाता है। थर्ड इज़ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। उस समय पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादातर लोगों को अवेलेबल ही नहीं थी, और जिन्हें अवेलेबल भी थी उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं थी। कई बार वाटर बॉर्न डिजीज़ और एयर बॉर्न डिजीज़ अचानक बहुत सारे लोगों की हेल्थ पर बुरा असर डालती थी। फोर्थ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट refers to the number of infants dying before reaching 1 year of age per thousand live births in a year. पहले के टाइम में एक्सपेक्टिंग मदर्स को हॉस्पिटल ले जाना अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। लोगों को लगता था कि डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए घर पर ही डिलीवरी करवाई जाती थी। अक्सर डिलीवरी उन महिलाओं की सहायता से होती थी जो बच्चों की डिलीवरी करवाने में हेल्प करती थी, जिन्हें हम मिडवाइफ भी कहते हैं। इस वजह से कई बार जो प्रॉपर मेडिकल केयर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी। यही रीज़न था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ इन्फेंट्स ही नहीं बल्कि मदर्स की हेल्थ भी डिलीवरी के बाद काफ़ी अफेक्ट होती थी। आज हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि मदर को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट किया जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम लोगों का मानना था कि बीइंग अ वुमन यू हैव टू फेस दिस, इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बट थिंग्स आर चेंजिंग राइट नाउ। इसलिए हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एक बड़ा रीज़न ये था कि लोग डॉक्टर की फैसिलिटीज़ लेना नहीं चाहते थे।
चाहे मदर के लिए हो या चाइल्ड के लिए। साथ ही अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ तक एक्सेस भी बहुत लिमिटेड था। फिफ्थ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। मतलब कि एक पर्सन एवरेज कितने वर्षों तक जीवित रहने रहने की उम्मीद रखता है। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 32 ईयर्स मानी जाती थी, जबकि आज ये लगभग 70 ईयर्स के आसपास है। उस समय लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। बहुत से लोग पॉवर्टी की वजह से माल न्यूट्रिशन का शिकार होते थे। उन्हें एडिक्वेट और न्यूट्रिशियस फूड भी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल पाता था। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलती थी। सिक्स्थ इज वाइड स्प्रेड पावर्टी। कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडियंस पावर्टी का सामना कर रहे थे। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो हो गया था। अब पावर्टी पूरे देश में फैली हुई थी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर था और जिन्हें कंपैरेटिवली रिचर क्लास कहा जा सकता था। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ईयर 1881 में कंडक्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिशर्स ये जानना चाहते थे कि इंडिया की कुल पॉपुलेशन कितनी है और उससे रिलेटेड जानकारी जैसे नंबर ऑफ मेन वुमेन चिल्ड्रन, कितने लोग अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है। ईयर 1881 के बाद से हमारी कंट्री में हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाने लगा। अब बात कर लेते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी ईयर 1921 की। ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साल से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को दो स्टेजेस में बांट कर देखा गया। बिफोर 1921 बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी। आफ्टर 1921 सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई बनी रही जबकि डेथ रेट कम होने लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ने लगी और 1921 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही गई। इसी रीजन से 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सभी प्रोडक्शन यूनिट्स के तीन मेन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जो प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन करता है, जैसे लैंड, वाटर और सॉइल। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग में हम डायरेक्टली सॉइल का यूज़ करते हैं। फिशिंग, क्योंकि इसमें हम वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। माइनिंग, क्योंकि इसमें हम लैंड से मिनरल निकालते हैं। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री भी प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक गुड को दूसरे गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। इसी तरह कोल या वाटर के थ्रू पावर जनरेशन की जाती है। ध्यान रखिए कि सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरह प्राइमरी सेक्टर पर अपने रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड करता है। जैसे जब तक शुगर केन नहीं मिलेगी तब तक शुगर भी नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी सेक्टर पूरी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है। इसका डेवलपमेंट भी तभी पॉसिबल है जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर प्रॉपरली फंक्शन करें। इस सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो व्हीकल्स तभी चल सकते हैं जब पेट्रोल या डीजल उपलब्ध हो। पेट्रोलियम हमें ऑयल वेल से प्राप्त होता है जो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। वही कार का मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में होता है। इसलिए टर्शरी सेक्टर पूरी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इससे भी हम 3 पॉइंट्स में समझ लेते हैं। फर्स्ट, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स वर्क करती थी। लगभग 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड करती थी। बाकी वर्कफोर्स सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। सेकेंड इज रीजनल वेरिएशन। कुछ नदर्न स्टेट्स में मैक्सिमम वर्कफोर्स कल्टीवेशन में लगी हुई थी। वहीं सदर्न स्टेट्स में काफ़ी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी वर्क कर रही थी। थर्ड इज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे रीजन्स भी थे जहाँ पहले एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली कम होता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा। फॉर एग्जांपल उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर पहले कम होता था फिर बाद में ज़्यादा होने लगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी और उसी पार्ट 3 में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।